राधे राधे सभी को। दोस्तों, आज की अचूक मारक सामग्री क्लास में हम लोग 1 से लेकर 5 नवंबर तक के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे, जो कि सभी स्टेट पीसीएस के साथ साथ जो अन्य एक दिवसीय परीक्षाएं हैं उन सभी में आपके लिए मारक सिद्ध होने वाली होती है। तो देखते हैं बुलावा क्या है दोस्तों। आईसीबीएम मतलब इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। जैसा कि नाम से विदित है, ये इंटर कॉन्टिनेंटल है, एक कॉन्टिनेंट से लेकर दूसरे कॉन्टिनेंट पर स्थित ऑब्जेक्ट को ध्वस्त कर सकती है। तो इसी की तरह मारक क्षमता जो है वो हमारी अचूक मारक सामग्री क्लास की है। चाहे कौनो एग्जाम होए, काम पूरा करेगी। हाँ, अभी थोड़ा ये यूपी पेट का जो पेपर हुआ उसमें थोड़ा सा प्रदर्शन मेरा नहीं, बड़े बड़े दिग्गजों का गड़बड़ हो गया। तो ऐसा कभी कभार होता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मामला गड़बड़ है या हम गलत दिशा में जा रहे हैं। हाँ, कुछ चीज़ें जो सुधार करने योग्य थी वो हमने सुधार भी दी हैं, तो निश्चिंत रहिए। तो इसका सफल परीक्षण रूस ने कर लिया है, इसीलिए चर्चा में रहा है। पनडुब्बी से परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। रूस की बात करें, कैपिटल आप सभी जानते हैं मॉस्को है, और करेंसी जो है वो रूबल। और कैपिटल और करेंसी से याद आया दोस्तों, एक वीडियो बना दी है, बाकी 2 वीडियो लगभग और बनाऊंगा और उसमें पूरा कवर करा दूंगा। आपको आर ओ में वहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन न केवल करेंसी और कैपिटल को लेकर मिलेंगे, बल्कि जो हेडक्वार्टर्स हैं और जो नदियां हैं वहाँ से भी मिल सकते हैं। इसलिए थोड़ा बड़ा है, लेकिन उसको ज़रूर देखिएगा। 16 मिनट की वीडियो है। मिनट मैन थर्ड दोस्तों, इसी की तरह एक ये भी आईसीबीएम है। 6000 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता। यूएसए ने इसका परीक्षण किया, लेकिन वो असफल हुआ, हवा में ही क्रैश कर गई, इसीलिए चर्चा में रही है। सीएम मत्स्य संपदा योजना उत्तराखंड ने शुरू की है, और ये जो है दोस्तों पीएम मत्स्य संपदा योजना की तर्ज पर शुरू की गई। मतलब मछुआरों की आजीविका को सुधारने के लिए, और मछुआरों के अतिरिक्त जो मछली पालन जो किसान हैं वो भी करते हैं, तालाब वगैरह बनाकर उनकी आजीविका को सुधारा जाए, यही इसका उद्देश्य है। तो ये जो सीएम मत्स्य संपदा योजना है, इसके तहत मछुआरों को ऋण दिया जाएगा, लेकिन उस पर जो ब्याज रहेगा उस पर केंद्र और राज्य दोनों सब्सिडी देंगे, याद रखिएगा। और दोस्तों, ये जो पीएम मत्स्य संपदा योजना है पूछ ली जाती 2020-21 में शुरू की गई, मतलब 21-20 में शुरू की गई, और ये 20-21 से लेकर 24-25 तक लागू है। ये अवधि आपसे पूछी जा सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की, मोदी जी ने, तो स्वाभाविक सी बात है इस योजना को अपनाने वाला, मतलब इस योजना के नाम से अपने यहाँ योजना शुरू करने वाला राज्य भी कोई बीजेपी शासित राज्य ही होगा। इसीलिए उत्तराखंड ने इसको शुरू किया है। ये सब याद रखने के लॉजिक हैं, और कभी कभार चीज़ें आउट ऑफ सिलेबस आ जाती हैं, तो वहाँ पे इस तरह के लॉजिक कार्य कर जाते हैं। कलर्स की बात करें, आप सभी जानते हैं टीवी चैनल है, मनोरंजन सामग्री देता है। बीबीबीपी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए भारत सरकार के महिला बाल विकास मंत्रालय और इसके बीच समझौता हुआ है। केरल ज्योति पुरस्कार दोस्तों, केरल का सर्वोच्च पुरस्कार है। साहित्य क्षेत्र में टीएम पद्मनाभन को दिया गया है। बेहतर कार्य करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। आर्टिफिशियल सेफ्टी समिट 2023 दोस्तों, जैसा कि नाम से विदित है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो सुरक्षा वाला पहलू है उस पर इस समिट का आयोजन किया गया। किस तरह से सेफ्टी को अपनाया जाए, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो जुड़े हुए जोखिम हैं उनको किस तरह से कंट्रोल किया जाए, किस तरह से रिड्यूस किया जाए, इसी पर विचार विमर्श किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप सभी जानते हैं, जब इंसान जो है वो मशीनें जो हैं वो इंसानों की भांति काम करने लग जाएं, तो इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। आप लोग इसका अपने दिन प्रतिदिन में इस्तेमाल देखते ही होंगे। जैसे गूगल जो माइक है, मोबाइल का माइक है, हम लोग बोलते हैं और टाइप हो जाता है, वो सब
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही काम होता है। यूट्यूब पर आप एक चीज़ खोजते हैं, उससे संबंधित वो ठेल देता है और चीज़ों को। आप गाना खोजेंगे गोविंदा का तो नीचे आप देखेंगे कि गोविंदा वाले सारे गाने आ रहे हैं। तो ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है, हमारी भावनाओं को समझ रहा है, एक कदम आगे काम कर रहा है। यही सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। यदि इसके आप फ़ायदे और नुकसान दोनों बेहतर तरीके से मज़े के साथ देखना चाहते हैं तो एक फिल्म है रोबोट, उसको देख लीजिएगा। यूके में ब्लेचले नामक स्थान पर इस समिट का आयोजन किया गया और यहीं पर एक घोषणा पत्र जारी किया गया जिसे ब्लेचले घोषणा पत्र कहा जाता है। कमला हैरिस जो कि अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं, ऋषि सुनक जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, एंटोनियो गुटेरस जो कि यूएनओ के महासचिव हैं और इसके साथ ही उर्सुला वान जो कि यूरोपियन यूनियन की हेड हैं, ये सब लोग जो हैं इसमें भाग लिए थे। हाई लेवल एडवाइजरी बॉडी दोस्तों, इसका गठन करने की घोषणा की है किसने? यूएनओ ने। किस पर? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए जो जोखिम हैं उनको रिड्यूस करने और कंट्रोल करने के लिए, याद रखिएगा। रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 दूसरे क्रम का है, किसे दिया गया? दीनानाथ राजपूत को दिया गया। क्यों? छत्तीसगढ़ में आप लोगों का एक चिर परिचित जिला है, अक्सर सुर्खियों में रहता है, बस्तर नक्सलवाद के लिए चर्चित रहता है। नक्सलवाद बस्तर में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने के लिए दीनानाथ जी को यह पुरस्कार दिया गया। दीन दुखिया जो लोग हैं गांव में, उनके कल्याण के लिए इन्होंने बहुत अच्छे काम किए, उसी के लिए जो है रोहिणी नैयर पुरस्कार दिया गया। पहला पुरस्कार किसे दिया गया? संगतम को। पूरा नाम जाए तेल लेने, आप इतना याद रखिए, संगतम पहला, रोहिणी नैयर पुरस्कार संगतम को दिया गया जो कि नागालैंड के थे। हाई लेवल एडवाइजरी बॉडी, इसके ये हो गया। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी ऑफ द ईयर पुरस्कार, जैसा कि नाम से विदित है, वाइल्ड लाइफ जो वन्य जीव हैं उनका फ़ोटो खींचना। देखिए कोई काम छोटा नहीं होता है, उसको करने का तरीका बदल दीजिए बस। तो ये पुरस्कार जो है किसे दिया गया? विहान विकास को। कहाँ के हैं? बेंगलुरु के। लंदन में इनका वितरण होगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? जम्मू कश्मीर को। मेरी माटी मेरा देश जो अभियान है उसमें बेहतर प्रदर्शन करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया। यदि बात करें मंत्रालयों की तो मंत्रालय में यह पुरस्कार किसे दिया गया? मंत्रालयों में यह पुरस्कार किस मंत्रालय को दिया गया? तो विदेश मंत्रालय को। AKAM की बात करें तो आज़ादी का अमृत महोत्सव इसकी फुल फॉर्म है, जिसकी शुरुआत 12 मार्च 2021 को हुई थी। फिर दोस्तों, कोस्टा सेरेना इंडिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सेवा, मतलब जहाज के माध्यम से लोगों को दूसरे देश तक ले जाना। इंडिया की ये पहली क्रूज सेवा है। लॉन्च की किसने? जहाज पर लेटकर सोते हुए आनंद लेने वाले सर्वानंद सोनेवाल जो कि जहाज रानी मंत्री हैं, उन्होंने इसकी शुरुआत की। कोस्टा नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इटली की कंपनी है, उसी ने इसको बनाया है, कोस्टा सेरेना। जिग्मे खेसर वांगचुक, जी हाँ दोस्तों, नेपाल के नरेश हैं, 8 दिन की भारत यात्रा पर हैं और 2 दिन जो हैं वो असम में जाके घूम ही आए, 2 दिन घूम लिए हैं। हाँ, धन्यवाद है इनकी जनता को जो विदेशी संबंध मजबूत करने के लिए ये सब त्याग करती है। और ये भी भाई दृढ़ इच्छा शक्ति है, एकदम 8 दिन के लिए पूरा चुन चुन के सारे विदेशी संबंधों को मजबूत करेंगे, जहाँ से भी कमज़ोर होगा पूरा काम करेंगे। थोड़ा इन पे नज़र रखिएगा क्या क्या करते हैं, मतलब जनता का पैसा है तो कुछ हो करें। 8 दिन की भारत यात्रा पर रहे हैं। डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय योजना कर्नाटक में शुरू की गई है। हृदय पीड़ितों को इसके तहत इलाज मुहैया कराया जाएगा। कन्नड़ स्टार हैं पुनीत राजकुमार,
उन्हीं के नाम से इस योजना की शुरुआत की गई है। और जैसा कि आप सभी सुने होंगे कि पुनीत राजकुमार की मौत जो है वो हृदयघात के चलते हुई थी। हृदयाघात मतलब हार्ट अटैक से हुई थी। साइमा वाजिद जो हैं दोस्तों WHO की दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की क्षेत्रीय प्रमुख बनाई गई हैं, जो कि शेख हसीना की बिटिया हैं। शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। WHO आप सभी जानते हैं पूरे वर्ल्ड में जो है स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर स्वास्थ्य क्षेत्र में जो है एक हेड एजेंसी की तरह काम करता है। और आप लोग सुनते हैं अक्सर चर्चा में रहता है, तो इसके कुछ क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, कुछ क्षेत्रों में भी लोग जो हैं वो इसका काम करते हैं। तो ऐसे ही एक क्षेत्र दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र में अपना प्रमुख जो है इसने साइमा वाजिद को बनाया है। नंदिनी दास की बात करें, ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार इनको दिया जाएगा, साहित्य का दिया जाएगा। और उपन्यास इनका क्या है जिसके लिए यह पुरस्कार दिया जाएगा, तो कोर्टिंग इंडिया। सीधे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कोर्टिंग इंडिया किसके द्वारा रचित उपन्यास है, तो नंदिनी दास। इनकोर की बात करें तो एक एप्लीकेशन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। इलेक्शन के दौरान जो उम्मीदवार हैं और जो कर्मचारी तैनात रहते हैं उनके बीच किस तरह से सूचना का आदान प्रदान हो, किस तरह से उनके बीच सामंजस्य स्थापित हो, यही सब काम जो है इस एप्लीकेशन का है। नॉट फॉर वोटर्स, वोटरों के लिए यह नहीं बनाया गया है। बर्ड फूड इंडिया 2023 3 नवंबर को मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया, यहाँ पे सुधार कर लीजिएगा। दूसरे क्रम का था, पहले क्रम का 2017 में आयोजित हुआ था। इस बार भारत मंडपम जहाँ G20 समिट का भी आयोजन हुआ जो कि नई दिल्ली में है, वहीं पर इसका आयोजन हुआ। फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। फूड प्रोसेसिंग मतलब खेत का आलू जो किसान 6 से 10 रुपए में बेचता है, वही आलू जो है 6 से 10 रुपए में खरीद कर जो लेस कंपनी है वो एक पैकेट में एक चिप्स लेस पैकेट को 5 रुपए में बेच देती है। 5 रुपए में 5 चिप्स निकलेंगे मुश्किल से, और 5 चिप्स जो है आधे आलू में बन जाएंगे, जो कि 6 रुपए किलो खरीदा गया है। तो सोचिए, किसान ढाक के तीन ही पात रहता है और ये कंपनियां जो है मालामाल होती चली जाती हैं। तो सरकार चाह रही है कि फूड प्रोसेसिंग को, जहां आलू पैदा हो रहा है उसी क्षेत्र में किसानों को, कुछ समृद्ध किसान हैं उनको सरकार अनुदान दे, उनको पैसा दे, उनको आसानी से ऋण उपलब्ध कराए ताकि वो अपनी यूनिट लगा सकें, और इससे क्या होगा, उनकी इनकम बढ़ेगी। तो इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा इस प्रोग्राम में की गई, और इसका फोकस देश जो है वो फ्रांस रहा है और भागीदार देश नीदरलैंड रहा है, याद रखिएगा। और खाद्य प्रसंस्करण से याद आया, ये जो सिविल सेवा है ना, इसकी तैयारी या फिर अन्य एग्जाम भी, यदि आपको सही मार्गदर्शन ना मिला तो समझ लीजिए कि ये जो तैयारी है ना, ये जवानी का प्रसंस्करण उद्योग बन जाती है। खाद्य नहीं, जवानी का प्रसंस्करण उद्योग। जवान आइए और बूढ़े होके निकलिए। जिस तरह से एक तरफ से आलू डालो, दूसरी तरफ से चिप्स निकलता है, वैसे ही जवान घुसो, और यदि सही मार्गदर्शन नहीं मिला तो बूढ़े होके निकलोगे, और यदि ठीक मार्गदर्शन मिल गया तो जवानी में भी 4 चांद लग जाएंगे। तो थोड़ा चीज़ों को तार्किक तरीके से हैंडल करिए, केवल रील्स और ये सब दिखावे के चक्कर में मत भागिए लोगों के पीछे। सलीमुल हक की बात करें दोस्तों, बांग्लादेश के जलवायु विज्ञानी थे। क्रॉस का मतलब नहीं रहे, शांति का नोबेल इनको मिला था। जय भीम प्रतिभा विकास योजना तैयारी करवाने से संबंधित योजना है। स्टूडेंट्स को फ्री कोचिंग उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली सरकार की है, इसको पुनः स्टार्ट कर दिया गया है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो राजनीति है वो लोगों को विभाजित करती है। जो हमारे जो हिस्ट्री के हीरोज हैं उनको लेकर भी लोगों को बांट दिया गया है। कांग्रेस किसी और को फॉलो कर रही है, बीजेपी किसी और को फॉलो कर रही है, और ये जो
केजरीवाल जी जो हैं वो अलग ही अपना केवल और केवल भीमराव अंबेडकर जी को और शहीद आजम भगत सिंह जी को ही आगे बढ़ा के अपना काम करते हैं। मतलब लोग चाहें जो करें, बस उनकी भावना को पकड़ लो। तो ये सब दोस्तों किस तरह की घटिया राजनीति करते हैं आप सभी जानते हैं। बस देखते रहिए, समझते रहिए चीज़ों को, औरों की झांसे में मत आइए। सलीमुल हक हो गया है। बैलन डी और पुरस्कार दोस्तों किस क्षेत्र में दिया जाता है? फुटबॉल में दिया जाता है। लियोनेल मेल कैटेगरी में किसे दिया गया? लियोनेल मेसी को दिया गया जो कि अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। महिलाओं में किसे दिया गया? फीमेल में एलेना बोनामाटी को दिया गया जो कि स्पेन की खिलाड़ी हैं। वितरण इनका पेरिस में होता है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है और पेरिस के अंत में सा है, तो इसका मतलब ये सीन नदी के किनारे है। फाटअप को देखते हैं दोस्तों, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि इसने बुल्गारिया को ग्रे लिस्ट में शामिल किया है। और दोस्तों इसका काम क्या है? टेरर फंडिंग को रोकना। जो आतंकवादी हैं उनको जो पैसा सरकारें देती हैं उनको रोकना। कैसे रोकता है? ये दो तरह की लिस्ट जारी करता है, एक ग्रे लिस्ट, एक ब्लैक लिस्ट। तो वे देश जहां आतंकवाद है और जहां फंडिंग हो रही है लेकिन दिखावा ही सही, कम से कम वो रोकने का प्रयास करते हैं, तो उनको ग्रे लिस्ट में डाल देता है। और जो देश जहां आतंकवाद है, फंडिंग भी हो रही है लेकिन वो रोकने का प्रयास भी नहीं करते, जैसे पाकिस्तान, तो ऐसे देशों को उठाकर ब्लैक लिस्ट कर देता है। हालांकि पाकिस्तान को किया नहीं गया है। तो अक्सर ये चर्चा में बना रहता है, कहीं ग्रे में घुसता है, कहीं ब्लैक में घुसता है। मुझे लगता है एक बार घुस चुका है ब्लैक में। तो अब आपके जहन में एक सवाल आता होगा कि ये कैसे, मतलब इनको नुकसान और फ़ायदा क्या होता है? तो इसमें नुकसान ही होता है, चाहे ग्रे में चला जाए, चाहे ब्लैक में चला जाए। भारत में ना तो आतंकवाद है और ना ही फंडिंग। इसका मतलब, मेरे कहने का मतलब समझिए, ऐसा नहीं कि आतंकवाद नहीं है, आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, लेकिन आतंकवाद हमारा जो देश है वो उसको फंड नहीं करता है। इसलिए आप पाएंगे भारत ना तो ग्रे लिस्ट में रहता है ना ही ब्लैक लिस्ट में, हमेशा साफ सुथरा रहता है। यहाँ वही बगल से ही जो लोग आ जाते हैं वही कांड कर जाते हैं। तो कैसे इन पर प्रतिबंध लगता है? अब देखिए, किसी को ऋण लेना, फाटअप की ग्रे लिस्ट में या फिर ब्लैक लिस्ट में कोई देश घुस गया तो वो जो है विश्व बिरादरी के सामने आ जाएगा। इसका मतलब ये देश जो है आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है। तो जो बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं जैसे IMF हो गया या वर्ल्ड बैंक हो गए, ये सब इनको लोन नहीं देती हैं और बड़ी बड़ी शर्तें थोप देती हैं। और जो भी सहायता देश मानवता के नाते कर देते हैं, जैसे आप देखते होंगे कहीं आपदा आती है तो भारत मदद पहुंचा देता है, इस तरह की पहले हैं। इन पहलों से भी, इन लाभों से भी ये देश वंचित हो जाते हैं, तो नुकसान ही नुकसान रहता है। ब्लैक लिस्ट में शामिल कौन कौन से देश हैं वर्तमान में? ईरान, म्यांमार, नॉर्थ कोरिया। 1989 में इसकी स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर पेरिस में है। रूस इससे 2022 में बाहर हो गया था। हाक की बात करें दोस्तों, वाइल्ड लाइफ क्राइम मैनेजमेंट सिस्टम है। जैसा कि नाम से विदित है, वाइल्ड लाइफ मतलब वन्य जीव, वनों में रहने वाले जीवों से संबंधित जो क्राइम है उसको मैनेज करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है, उसी का नाम रखा गया है हाक। किसने लॉन्च किया है? तो कर्नाटका ने लॉन्च किया है। KNT का मतलब कर्नाटक। रोसा टैम क्या है दोस्तों? रसिया की कंपनी है। वर्ल्ड की हाईएस्ट एटॉमिक यूनिट इसने स्थापित की है। यहाँ पे सुधार करिएगा, कंपनी की जगह यूनिट कर लीजिएगा। एटॉमिक जो सेक्टर है उसमें रिसर्च करने के लिए यह यूनिट स्थापित की गई है। कहाँ? बोलीविया में। जैसे रासकास्मास है ना, रासकास्मास, तो ये रूस की स्पेस एजेंसी, वैसे ही रास यहाँ भी लगा है, तो इसका मतलब रूस की ही कोई कंपनी है। MiG-21 दोस्तों लड़ाकू विमान है। बाड़मेर में इसने
इसे विदाई दी गई, इसलिए चर्चा में रहा है। MiG-21 दोस्तों आप लोगों ने प्रयागराज में भी देखा होगा, इसने जो एयर शो हुआ उसमें भाग लिया था। थाईलैंड की बात करें, THL का मतलब थाईलैंड, इसको सफ़ेद हाथियों का देश भी कहा जाता है। इसने जो है भारत को वीज़ा फ्री एंट्री प्रदान की है उसके नागरिकों को। राजधानी की बात करें बैंकॉक और करेंसी की बात करें तो बहुत। उद्देश्य क्या है, जो इसके यहाँ टूरिज्म है, टूरिज्म को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आ सके। 31 अक्टूबर दोस्तों 2 वजहों से चर्चा में है। राष्ट्रीय एकता दिवस इसी दिन मनाया जाता है और वर्ल्ड सिटीज़ डे भी इसी दिन मनाया जाता है। दोनों को पहली बार 2014 में मनाया गया, ये भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय एकता दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 31 अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म हुआ था, मतलब उनकी जयंती होती है। मेरा हाउ चेरबा उत्सव दोस्तों मणिपुर ने मनाया है। बीरेन सिंह वहाँ के CM हैं। इसका उद्देश्य क्या है, सबको साथ लाना। जैसा कि आप सभी जानते हैं वहाँ पर कुकी और मेइती समुदायों के बीच काफ़ी हिंसा हुई थी और बहुत ज़्यादा लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ा। तो इन्हीं सब लोगों को सभी वैमनस्य भुलाकर, सभी द्वेष भुलाकर इकट्ठा करना, एकजुट करना इसका उद्देश्य है मेरा हाउ चेरवा उत्सव। देखिए मेरा लगा है ना, जैसे मेरा परिवार होता है वैसे ही समझिए मेरा हाउ चोरवा। रत्नागिरी की बात करें तो महाराष्ट्र का एक ज़िला है। यहाँ पर एक गर्म जल स्रोत है। यहाँ पर एक बैक्टीरिया की खोज की गई है जो कि हाइड्रोजन उत्पादन करने में सक्षम है। इस बैक्टीरिया का नाम याद रखिएगा, हाइड्रोजनी फॉर्मिन्स। नाम से ही आप थोड़ा अनुमान लगा लेंगे हाइड्रोजन का जो फॉर्मेशन करे। सिंगूर संयंत्र दोस्तों चर्चा में रहा है। क्यों दोस्तों, क्योंकि विवाद जो था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दे दिया है कि टाटा कंपनी को मुआवजा दे दिया जाए। आपको बता दें 2006 में टाटा की जो लखटकिया कार बनी थी नैनो, उसका एक प्लांट जो है सिंगूर में स्थापित किए जाने के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया। सिंगूर कहाँ है दोस्तों, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल के हुगली ज़िले में। तो दोस्तों जो सरकार थी वहाँ की, उसने अनियमित तरीके से भूमि का अधिग्रहण किया और इस अनियमितता को सुप्रीम कोर्ट ने देखा और सही पाया और सरकार को कसूरवार ठहराया। देखिए दोस्तों सत्ता जो है किस तरह से अपने नशे में चीज़ों को बदल देती है। तो 2006 में भूमि का अधिग्रहण किया गया, प्लांट स्थापित भी हो गया 2008 में स्थापित हो गया। और 8 में जो है टाटा कंपनी, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया, उसको गैर कानूनी बता दिया भूमि अधिग्रहण को, तो ये गुजरात चली गई और उस समय आंदोलन भी खूब चला। और उस आंदोलन का नेतृत्व जो है वो दीदी ने किया था, ममता दीदी ने। तभी से इनका राजनीति में कद बढ़ गया और तब से लेकर निरंतर बढ़ता ही चला जा रहा है। खेला होवे, तब से खेला कराती हैं। मोदी जी की तरह उन्हीं की भाषा में अगर कोई उनसे टक्कर ले सकता है तो वो दीदी हैं। आप लोगों ने देखा होगा चुनाव में पैर में पट्टी बांध के बैठी थी, मतलब सिंपैथी बटोरने के बढ़िया बढ़िया हथकंडे दीदी भी जानती है। खैर चुनाव में मज़ा आता है। सिंगूर संयंत्र हो गया। फ्लाइंग टैक्सी दोस्तों दुनिया की पहली है। चर्चा में क्यों है, चाइना ने लॉन्च की है। 2 यात्री लेके ये उड़ सकती है। जैसी टैक्सी रोड की होती है कार वाली, उसी तरह की एक टैक्सी जो है उड़ने वाली है। याद रखिए कार नहीं, एक छोटा सा जहाज हेलीकॉप्टर है। सिलिका एरोजेल एक जेल है दोस्तों जिसका इस्तेमाल अपशिष्ट जल उपचार, अपशिष्ट जल मतलब गंदा जल, उसको साफ करने में इस्तेमाल किया जाएगा। IIT मद्रास और तेल अवीव यूनिवर्सिटी जो कि इजराइल की है, क्योंकि इजराइल की राजधानी तेल अवीव ही है। जहां आपको जेरूसलम मिले तो जेरूसलम कर दीजिएगा।
तो तेल अवीव यूनिवर्सिटी और आईआईटी मद्रास, एमडीएस का मतलब मद्रास है, दोनों ने मिलकर इसका निर्माण किया है। मेरी माटी मेरा देश दोस्तों अभी आपको ऊपर भी बताया है, चर्चा में क्यों रहा है, क्योंकि 31 अक्टूबर को ये समाप्त हो गया। शुरू कब हुआ था? 9 अगस्त को शुरू हुआ था, क्योंकि 9 अगस्त को ही बीसीए की शुरुआत हुई थी, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन। मेरी माटी मेरा देश अभियान के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा था? तो संस्कृति मंत्रालय। मेरी माटी मेरा देश मतलब ये जो हमारे शहीद हैं उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए प्रोग्राम चलाया गया। अमृत कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसके तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत से कलश में मिट्टी लेकर उसको युद्ध स्मारक जो कि दिल्ली में स्थित है वहाँ पर लाना था, और उस मिट्टी में अमृत वाटिका तैयार करना इस कलश यात्रा का उद्देश्य था। जैसे तिरंगा अभियान ये सब चलाए गए, ठीक वैसा ही समझ लीजिए, जागरूकता अभियान था। सचिन तेंदुलकर की बात करें तो प्रतिमा का अनावरण हुआ उन्हीं की प्रतिमा का, इसीलिए चर्चा में है। कहाँ? वानखेड़े स्टेडियम जो कि मुंबई में है। भारत रत्न प्राप्त करने वाले ये पहले खिलाड़ी थे जिन्हें 2014 में भारत रत्न प्रदान किया गया। वर्ल्ड वेजन डे, जैसा कि नाम से विदित है, वेजन मतलब वेजिटेरियन की बात हो रही है, 1 नवंबर को मनाया जाता है। पेड़ पौधों से जो लोग भोजन प्राप्त करते हैं उन्हीं पर निर्भर रहते हैं, उन्हीं लोगों के लिए यह दिवस समर्पित था। मतलब शाकाहार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस दिवस का आयोजन किया जाता है। क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क दोस्तों जारी किसने किया? यूनेस्को ने। उन देशों के शहरों को, कुल 55 शहरों को शामिल किया है जो शहर क्रिएटिव टाइप के हैं, जो भी काम करते हैं क्रिएटिव तरीके से करते हैं। जैसे आपको जब आप वो करेंसी और कैपिटल पढ़ेंगे तो एकदम यूनिक तरीके से आपको बताया है, ना केवल फैक्ट आपको तैयार होंगे बल्कि कॉन्सेप्ट भी तैयार होंगे। चाहता तो उसको और लोगों की तरह सीधे देश लिखा, करेंसी लिखा और इस तरह से निपटा देता, लेकिन नहीं, बहुत कुछ यूनिक है, उसको ज़रूर देखिएगा दोस्तों। आप लोगों के सहयोग से ही सब कुछ होता है ना। कई बार हतोत्साहित हो जाता हूँ, व्यूज वगैरह बहुत कम आते हैं। दरअसल जब से नाम चेंज किया है चैनल का, तब से जो है एकदम मनोबल कम सा हो गया, लेकिन आप लोगों का साथ है तो पीछे हटते बनता नहीं है ना। बहुत से लोग जो हैं निर्भर हो चुके हैं, जिन्होंने विश्वास किया है, तो पीछे हटना गलत बात हो जाएगी, उनके साथ धोखा हो जाएगा। तो अब चाहे जो हो, करना है तो करना है, देखते हैं क्या होता है, कहानी कहाँ बदलती है। अभी तो सिर्फ बेवफाई ही चल रही है। क्रिएटिव सिटीज़ ठीक है, 55 शहर हैं, उनमें से भारत के 2 शहर हैं। कौन कौन से? एक तो कोझिकोड और दूसरा ग्वालियर। कोझिकोड को किस क्षेत्र में रचनात्मक कार्य करने के लिए शामिल किया गया है? साहित्य। और ग्वालियर को संगीत। याद कैसे रखना है? कोझिकोड आप जानते हैं केरल का एक ज़िला है। केरल जो है मोटा माटी आप मान के चलिए कि संगम काल में चले जाइए। संगम काल में जो साहित्य लिखा गया वो क्या कहा जाता, उसको क्या कहा जाता था? संगम साहित्य। तो संगम साहित्य की बात हो रही मतलब दक्षिण भारत की बात हो रही, दक्षिण भारत की बात हो रही मतलब केरल की बात हो रही, केरल की बात हो रही तो कोझिकोड की बात हो रही। मतलब कोझिकोड को साहित्य के क्षेत्र में दिया गया, साहित्य के क्षेत्र में उपलब्धि के चलते शामिल किया गया। और ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में दोस्तों तानसेन का जन्म हुआ था, जो कि आप सभी जानते हैं संगीत के पुरोधा थे, और इनका मकबरा भी वहीं है। तो जहाँ ग्वालियर की बात आए तो उसको संगीत से जोड़ दीजिएगा। तो ये याद रखने के लॉजिक हैं, बाकी आप अपने तरीके से याद कर लीजिएगा। ऑपरेशन बाइसन दोस्तों 1 नवंबर को इस ऑपरेशन के लिए हमेशा याद किया जाता है। 1 नवंबर 1948 को जोजिला नामक स्थान पर, जोजिला सुरंग के पास दोस्तों, पाकिस्तान को भारत ने हराया था। ऑपरेशन बाइसन। और ऑपरेशन मेघदूत दोस्तों ऑपरेशन मेघदूत जो है वो सियाचिन से जो है पाकिस्तान के कब्जे को हटाने के लिए चलाया गया था, ऑपरेशन मेघदूत।
ठीक मेघों की बात हो रही, मेघों की बात हो रही मतलब बादल की बात हो रही। बादल कहाँ, बहुत ऊंचाई पर हैं। बहुत ऊंचाई मतलब सियाचिन, दुनिया का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र। प्रोजेक्ट कुशा डीआरडीओ का प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के तहत आयरन डोम, जो कि इजराइल का, आप लोग खूब सुने होंगे, इजराइल का एंटी मिसाइल सिस्टम है, उसकी तर्ज पर एक सिस्टम बना रहा है डीआरडीओ और उस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट कुशा। हुरुन इंडिया परोपकारी परोपकारी सूची 2022-23। परोपकारी मतलब जो लोग परोपकार करते हैं, दान देते हैं। तो उसमें शिव नाडार को, जो कि HCL कंपनी के संस्थापक हैं, चीफ हैं, फाउंडर हैं, वो पहले स्थान पे हैं, सबसे अधिक दान देते हैं ये। दूसरे स्थान पर अजीज प्रेम जी हैं, जो कि विप्रो के हेड हैं, फाउंडर हैं। और तीसरे स्थान पर मुकेश अंबानी जी हैं। याद रखिएगा, ये एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, लेकिन तीसरे स्थान पे हैं। गुजरात, पहली हेरिटेज ट्रेन की शुरुआत यहाँ पर की गई। कहाँ की, भारत की नहीं, गुजरात की। एकता नगर आप लोग सभी जानते हैं, जहाँ पर स्टैचू ऑफ यूनिटी है केवड़िया में। वहाँ से अहमदाबाद, ADB का मतलब अहमदाबाद, 31 अक्टूबर को इसकी शुरुआत हुई, जिस दिन राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। सड़क दुर्घटनाओं पर रिपोर्ट दोस्तों जारी की गई है, केंद्र के द्वारा जारी की गई है। और कहा गया है दुर्घटनाओं के मामले में, जो सड़क से संबंधित दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट होते हैं, उनमें तमिलनाडु पहले स्थान पे है। मौत के मामले में यूपी पहले स्थान पे है, तमिलनाडु दूसरे स्थान पे है। आप ऐसे ही याद रखिएगा कि सर्वाधिक मौतें यूपी में होती हैं और एक्सीडेंट तमिलनाडु में होते हैं। 1 घंटे में दोस्तों 53 एक्सीडेंट हो जाते हैं और उनमें से 19 की मौत हो जाती है। ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बस आप इसको कहीं डेटा के रूप में, अपनी जानकारी के रूप में भी इसको याद रख सकते हैं, ताकि थोड़ा डरते रहें, भय बना रहे इसलिए, और दूसरों को बता भी सकते हैं, छोटे भाई को या किसी और को। और एक दिन की बात करें तो 1264 एक्सीडेंट पर डे होते हैं और उनमें से 42 लोग जो हैं अपनी जान गंवा देते हैं। कारण क्या है, तेज स्पीड। और तेज स्पीड की बात होए तो क्या हुई, 2 व्हीलर मतलब मोटरसाइकिल। दोस्तों अक्सर मैं कहता हूँ कि मोटरसाइकिल जो है वो गरीबों की मौत का सामान होती है, गरीबों के मौत का सामान होती है। कैसे दोस्तों, भाई वो 4 पहिया गाड़ी लेने में तो सक्षम होता नहीं है। हमारे यहाँ कहते हैं जमा जूरिया में मुश्किल से 2 व्हीलर खरीदता है, वो भी सेकेंड हैंड, उसमें भी प्लेटिना, क्योंकि उसको चाहिए एवरेज ज़्यादा, पेट्रोल कम लगे और चले ज़्यादा, क्योंकि उसको सब काम मोटरसाइकिल से ही करने हैं। मजबूरी है, क्या करता है, अब खेत में ट्रैक्टर चल रहा है, डीजल कम हो गया, बांधा कैन और निकल लिया। दोस्तों मैंने अपनी आँखों से देखा है, मैं भी खेती किसानी से जुड़ा हुआ हूँ, कुछ अलग नहीं हूँ, इसलिए ये सब चीज़ें खूब नज़दीकी से देखा हूँ दोस्तों। सुबह निकला व्यक्ति चौराहे पे गया और पीछे से आके ठोंक दिया। प्रेस वाली गाड़ी थी, आप लोग जान ही रहे हैं, सुबह निकलना रहता है, आंखें मीचता हुआ चल रहा होगा ड्राइवर, ठोंक दिया बेचारे को, हेलमेट भी नहीं पहना था। आप ग्रामीण क्षेत्रों में देखेंगे कि गाड़ियां तो सबके पास हैं, लेकिन हेलमेट के 1000 रुपये जुटाना मुश्किल पड़ जाता है। तो मरता कौन है, ज़्यादातर यही लोग, गरीब लोग ही मरते हैं। इसीलिए कहता हूँ कि मोटरसाइकिल जो है वो गरीबों की मौत का सामान है। दोस्तों उस व्यक्ति का भेजा बाहर आ गया था, अलग निकल के गिर पड़ा था, मतलब देखा नहीं जा रहा था, पूरा रोड लाल हो गया था, छोटे छोटे बच्चे थे, बड़ा दुख हुआ। इसीलिए कहता हूँ कि गाड़ी धीमे चलाइए और हेलमेट का इस्तेमाल कीजिए। कैन अलग पड़ी थी, बाइक अलग पड़ी थी, पुरानी बाइक थी, अब समझ रहे, बनियान और तहमल में जा रहा था। अब आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, यदि ग्रामीण क्षेत्र से होंगे तो अंदाज़ा लगा सकते हैं। यदि मरना ही तो 2 व्हीलर से काहे मरो भैया, खुद को थोड़ा इतना तो बना ही लो कि कम से कम एक बार हवाई जहाज़ में उड़ लो। और हवाई जहाज़ में उड़ते हुए मर गए तो कम से कम जो बाल बच्चे हैं, आगे आने वाली पीढ़ी है, तो कहेंगी कि हवाई जहाज़ में उड़ रहे थे तो निपट गए। तो वहाँ तो कम से कम उपलब्धि है। मिडिल वर्ग के लिए हवाई जहाज़ में उड़ना किसी गौरव से कम नहीं है, तब तो ठीक है। लेकिन ये मोटरसाइकिल और तेज़ स्पीड में चलाते हुए निपट गए,
भैया गांव में अगर आप गिर पड़े, कोहनी वगैरह में पट्टी बंधी है, तो समझ जाओ कि मामला गड़बड़। जो भी पूछेगा गिर पड़े कहा, अच्छा मोटरसाइकिल से गिरे हुई हो। अगला जवाब उसका पता है क्या होता है, जोर चलाऊ थी हो। फिर सामने कहेगा चलो कोई बात नहीं ठीक हो जाइयो। पीछे क्या कहते दूसरे से, बहुत तेज चलाऊ तो फोल नहीं पड़ गया। खैर ये सब आप लोग भी देखते होंगे। तो चीज़ें यदि अच्छी लगी हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टारगेट विद पार्थ और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कीजिए। और जो समस्या हो व्हाट्सएप कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त भी रहिए। किसमें? पढ़ाई में।